इवनिंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने कल की क्लास में एरर्स पढ़ा और एरर्स पे तुम लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। हमने ये समझा कि एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। और हमने ये समझा कि एरर्स जब कंबाइन होते हैं, जब इनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो किस टाइप का अलजेब्रा रहता है। इसी एरर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं कल की क्लास के लास्ट में कह रहा था, हम लोग आज की क्लास में इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि अगर टाइम बचा तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सारा फोकस अपना स्क्रू गेज पे रखते हैं। और बहुत बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम भी होती है। स्क्रू गेज का मतलब क्या है इसको समझते हैं जरा। बच्चों, कोई भी स्क्रू अगर हम देखेंगे तो एक स्क्रू इस टाइप का होता है। मुझे लगता है सबने स्क्रू तो देखा ही होगा। अब ये जो स्क्रू होता है इसकी एक खास बात होती है, अगर आप इसको स्क्रू करोगे मतलब रोटेट करोगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे हम किसी मशीन में स्क्रू को टाइट करना चाहते हैं तो हम स्क्रू लगाते हैं, स्क्रू ड्राइवर से उसको घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब यहां पर रोटेशन होगा क्लॉकवाइज तो ये आगे की तरफ जाता है। ये मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी की बोतल में। तो अगर पानी की बोतल में कैप है तो आप देखते हो कि इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम बोतल को, ये ढक्कन को खोल सकते हैं, है ना। तो इसको आप बॉटल कैप रूल भी कह सकते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है एक कंप्लीट रोटेशन में, मतलब आपने 360 डिग्री इसको घुमा दिया। तो ये जितना आगे बढ़ेगा उसको हम बोलते हैं बच्चों पिच। इस टर्म को याद रखना जरूरी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी स्क्रू को 360 डिग्री हम घुमा देते हैं तो वो जितना आगे बढ़ता है दैट इज कॉल्ड पिच। तो पिच का मतलब क्या हो गया? पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड पिच। देखो, इस सब की जरूरत क्या पड़ी? अगर मैं एक नॉर्मल स्केल की बात करूं जो हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, तो जनरली एक एक सेंटीमीटर के डिवीजन आपने देखे होंगे। और वो जो 1 सेंटीमीटर होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? फर्दर 10 पार्ट्स होंगे जिसमें वो डिवाइडेड होगा। अब 1 सेंटीमीटर को अगर 10 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, मतलब उस स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 mm, है ना। तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्केल ली और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी 1 mm। और आप ये समझ लो कि जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा हमेशा आपकी रीडिंग में एरर उतनी कम होगी। जैसा कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया बच्चों, जब भी आप मेजरमेंट कोई कर रहे होते हैं और आपको एब्सोल्यूट एरर बताई नहीं गई है तो आप ये मान के चलते हैं कि जितना भी उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतनी ही एब्सोल्यूट एरर होगी। तो जनरली हम ये कह सकते हैं दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एरर बताई नहीं गई है तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा एब्सोल्यूट एरर आपकी रीडिंग में उतनी ही कम होगी। लीस्ट काउंट बहुत छोटा रखने के अपने फायदे हैं, लेकिन ऐसा करोगे कैसे? हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको फर्दर डिवाइड कर दें। हम इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम क्यों ना 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दें? क्यों ना हम 1 सेंटीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें? तो अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा ना बच्चों। एक प्रॉब्लम भी आएगी। वैसे ही आपने देखा होगा कि स्केल में
जब 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं तो इतने पास पास होते हैं कि मेरे जैसे इंसान को जिसको चश्मा लगा हुआ है शायद बिना चश्मे के देखने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसको 50 पार्ट्स में या 100 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो हम डिविजन्स के बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे, रिजोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वो डिविजन्स इतने पास पास हो जाएंगे कि दो डिविजन्स के बीच में अंतर कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा। लीनियर स्केल में यही समस्या है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हमारा स्क्रू गेज। अगर मान लो मैंने अपने स्क्रू गेज में यहां पर इस तरीके से 100 डिविजन्स कर दिए, मतलब मैंने क्या किया है, मान लो पिच की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है और मैंने अपने स्क्रू गेज में, स्क्रू में जो सर्कल सा दिखाई दे रहा है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस स्क्रू को केवल 1 डिवीजन रोटेट करता हूं तो ये कितना आगे बढ़ेगा बच्चों? पिच की वैल्यू क्या थी? 1 सेंटीमीटर, और आपने पूरे के पूरे सर्कल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब एक सिंगल पार्ट घुमाओगे तो ये कितना आगे बढ़ेगा बच्चों? ये आगे बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 डिविजन्स। 1/100 का मतलब हो गया 0.01। दिख रहा है सबको? सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने क्या किया है, अब आपके हाथ में कंट्रोल है। अब अगर मैं इसको सिर्फ एक डिवीजन आगे रोटेट करता हूं तो ये 0.01 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ेगा। देखो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 1 सेंटीमीटर को 100 हिस्सों में डिवाइड करना मुश्किल काम था बच्चों, और अगर कर भी दोगे तो दो डिविजन्स के बीच में रिजोल्यूशन कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा नेकेड आई से। लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो सर्कल है इसको तो मैं कितना भी बड़ा बना सकता हूं, मैंने इसको 100 डिविजन्स में डिवाइड किया, और अगर एक डिवीजन आगे बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। अब इसको हम इस स्क्रू का लीस्ट काउंट कह देते हैं। दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट। फिर से कुछ टर्म्स हमने समझे हैं यहां पर। स्क्रू पूरे 360 डिग्री घुमाने पर जितना आगे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पिच। लेकिन अगर मैंने अपने स्क्रू के सर्कल को 100 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया तो एक डिवीजन रोटेट करने पर जितना आगे बढ़ेगा उसको हम बोल देंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू। अब आप इसका मेजरमेंट आसानी से कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मैंने 2 डिवीजन अगर रोटेट कर दिया है ना तो ये 0.02 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। मैं बहुत प्रिसाइजली ये बात बोल सकता हूं, और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज को समझने के लिए एक स्क्रू को समझना पहले जरूरी है। तो पिच का मतलब सब लोग समझ गए, किस बात को हम पिच कहते हैं? ये डिस्टेंस जो हमारा स्क्रू मूव करता है 360 डिग्री उसको रोटेट करने पर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों केस में, इसको हम बोलेंगे पिच। ठीक है, और उसी की मदद से आप लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी अगर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो तरीका क्या होगा बच्चों लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, और हम इसको कई बार सर्कुलर स्केल बोल देते हैं। जब भी आप पिच को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि एक डिवीजन रोटेट करने पर आपका स्क्रू कितना मूव करता है। इसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो जब भी हमको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। तो मुझे लगता है यहां तक की बात सबको क्लियर हुई होगी। जब भी हम एक किसी स्क्रू की बात करेंगे तो एक स्क्रू का मैकेनिज्म क्या है, पिच किसको बोलते हैं, और लीस्ट काउंट स्क्रू का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना सबको क्लियर होना चाहिए। आगे की बात अगली स्लाइड पे करते हैं ना। तो बच्चों ये जो स्क्रू का मैकेनिज्म है इसका इस्तेमाल करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर किसी को डायमीटर मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है तो हम स्केल का यूज कर लेते हैं। लीनियर स्केल तो होती है अपने पास, लेकिन अगर आपको सपोज एक पतला सा वायर है, उस वायर का डायमीटर निकालना है तो हम यूज करते हैं स्क्रू गेज का। मुझे अपने बालों की थिकनेस निकालनी है तो आप स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। हाँ,
थोड़े ज्यादा डिवीजन चाहिए होंगे, लीस्ट काउंट थोड़ा और छोटा चाहिए होगा, लेकिन स्क्रू गेज बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, कैसा दिखता है समझते हैं। तो ये डायग्राम है किसी स्क्रू गेज का, मतलब एक तरीके से फोटोग्राफ है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो स्केल बच्चों दिख रही है ना हमको यहां पर, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो सर्कल सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो दिमाग में ये रखो कि किसी भी स्क्रू गेज में दो स्केल्स होती हैं बच्चों। एक को हमने बोल दिया मेन स्केल। मेन स्केल जनरली लीनियर स्केल होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं लीनियर स्केल। और ये सर्कल होती है, ये रोटेट करेगा। जैसे जैसे यहां से हम पकड़ करके इसको घुमाना शुरू करते हैं, तो जब इसको रोटेट करते हैं तो ये स्क्रू लगा होता है अंदर, ये भी रोटेट करना शुरू करता है। तो मैं दिख रहा होगा इस पे कुछ डिविजन्स हैं। अगर नहीं भी दिख रहा है तो यहां पर क्या हुआ है, पूरे सर्कल को हमने 50 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर स्क्रू गेज में यही होता है। हम 100 डिविजन्स भी कर सकते हैं, 200 डिविजन्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का स्क्रू गेज हम बनाना चाहते हैं। तो यहां पर 50 डिविजन्स हमको दिए हुए हैं, क्योंकि यहां पर आपको ये 45 दिख रहा होगा और ये 0 है। तो इस तरीके से, अच्छा कई बार ये जो लाइन दिख रही है ना बच्चों, ये वाली लाइन, इसको हम बोल देते हैं ग्रेजुएशन लाइन। ये जो दोनों हैं ये हमारे जो भी स्क्रू गेज है ये उसके जॉज हैं। ठीक, इनको स्टड्स भी कहते हैं। अब अगर आपको किसी वायर का डायमीटर निकालना है तो उस वायर को पहले तो यहां रखना होता है बच्चों, बीच में हम यहां रखेंगे और इस वायर को दोनों जॉज के बीच में क्लैम्प कर देते हैं। मतलब मैं इसको जैसे जैसे रोटेट करूंगा ये स्क्रू आगे बढ़ेगा और एक टाइम आएगा जब ये वायर दोनों जॉज के बीच में इस तरीके से फंस चुका होगा, है ना। तो उस समय हम रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। पहली चीज जो दिमाग में हमेशा रखोगे, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। जैसा मैंने बताया, इसको जब रोटेट किया जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा। 360 डिग्री घुमाने पर जितना आगे बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पिच। तो आपने लीस्ट काउंट अगर मेजर करना था तो फॉर्मूला बड़ा आसान हो गया अपने सामने। लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होगी दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब आपको रीडिंग कैसे लेनी होती है इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग आती है। तो जब हम इस टाइप की सिचुएशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मेन स्केल रीडिंग पे। मेन स्केल रीडिंग को मैं MSR बोल देता हूं। इसका मतलब क्या है, लीनियर स्केल पे बच्चों जब आप नंबर्स देखोगे, जैसे यहां 10 दिख रहा है, अब देखो इसके आगे एक और डिवीजन है, एक और डिवीजन है, लेकिन थर्ड डिवीजन मुझे क्लियरली विजिबल नहीं है। आपको लीनियर स्केल पे, ये जो स्ट्रेट लाइन वाली स्केल है, इस पे केवल वहां तक पढ़ना होता है जहां तक क्लियरली विजिबल है। अगर कोई डिवीजन सर्कुलर स्केल के पीछे छुपा हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, 10.2 मुझे दिखाई दे रहा है केवल। क्लियर है ये चीज। तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब ये रीडिंग होती है लीनियर स्केल की विजिबल बिफोर सर्कुलर स्केल। अगर सर्कुलर स्केल के पीछे कुछ छुप गया है कोई डिवीजन, हम उसको नहीं देखेंगे, हम जानते भी नहीं भी देखेंगे उसको। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, अब आपको ना सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी होती है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, आपकी ये जो ग्रेजुएशन लाइन है, हम ये देखेंगे इसके सामने कौन सा डिवीजन आ रहा है। जो डिवीजन बिल्कुल इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है वो हमारी रीडिंग हो जाएगी।
ठीक है, तो आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है और ये समझने की कोशिश करो कि फाइनली आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी। जैसे अब हमने मेजरमेंट करते हुए देखा कि आपकी फाइनल रीडिंग क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग तो एज इट इज लिख देंगे बच्चों, प्लस आपने जो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लीस्ट काउंट से। ये बहुत लॉजिकल भी है। देखो लीनियर स्केल पे जितना विजिबल है वो तो आपका रीडिंग है ही ना, लेकिन सर्कुलर स्केल को अगर देखोगे, मान लो मैंने 10 डिवीजन और घुमाए 10.2 के बाद, तो जब मैंने 10 डिवीजन घुमाए हैं तो 10 डिवीजन में स्क्रू कितना आगे बढ़ा होगा, 10 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है एक डिवीजन के रोटेशन पे कितना आगे बढ़ रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब कितने डिवीजन्स ग्रेजुएशन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं रोटेट करते हुए, उसको जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो फाइनल रीडिंग मिलेगी। तो किसी भी स्क्रू गेज में जब फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर देते हैं अपनी, ठीक है। अच्छा एक बात और है, देखो यहां पर मैंने जीरो एरर की बात की है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, पहले तो जीरो एरर को समझो। व्हाट इज जीरो एरर? जीरो एरर का मतलब है, सपोज मेरे पास एक एमीटर है और मैंने इसको कनेक्ट किया एक वायर के साथ, मगर मैंने वायर में अभी करंट को स्विच ऑन नहीं किया है, सर्किट इनकम्प्लीट है। तो करंट की वैल्यू वायर में कितनी है? ऑब्वियसली जीरो। तो मेरे इंस्ट्रूमेंट को वायर में करंट की रीडिंग क्या दिखानी चाहिए? जीरो। लेकिन मान लो मेरा इंस्ट्रूमेंट ये कहता है कि वायर में करंट तो अभी 0.1 एम्पियर है, तो जब रीडिंग जीरो आने चाहिए थी तब मेरा इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि 0.1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो गलत रीडिंग हुई ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? जीरो एरर। अब यहां पर जैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो अगर मैंने स्क्रू गेज की मदद से डायमीटर निकालना चाहा किसी वायर का, और जब वायर है ही नहीं, जब दोनों जॉज एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, तब हो सकता है रीडिंग आ रही है 0.2 सेंटीमीटर। हाँ, इसका मतलब ये गलत रीडिंग है ना बच्चों। तो ये 0.2 सेंटीमीटर क्या होगी? जीरो एरर। ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और ये जीरो एरर नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट लेंथ आप निकालने जाओ और वो दिखा रहा हो -0.2 सेंटीमीटर। तो दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, ये समझना भी तो जरूरी है। तो मेरे पास दो अलग अलग डायग्राम्स हैं। आपके दिमाग में ये बहुत क्लैरिटी के साथ होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत ज्यादा टाइम हमको मिलता नहीं है सोचने का। जो थॉट प्रोसेस की बात है, जिसको तसल्ली से बैठ करके सोचना चाहिए, वो काम अपना होमवर्क होता है या क्लास वर्क होता है, वो एग्जाम वर्क नहीं होना चाहिए बच्चों। तो जो कॉन्सेप्ट को हमको समझना है वो अभी समझना है, या फिर क्लास के बाद तुम जो अपना रिवीजन करोगे उसमें समझोगे। एग्जाम में तो हमको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को। देखो यहां पर पहली चीज को देखते हैं। अगर मैं पॉजिटिव एरर की बात करूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरर पॉजिटिव कब होगी? आपके सामने एक सर्कुलर स्केल दिख रही है और ये लीनियर स्केल है बच्चों। हमको ध्यान देना है लीनियर स्केल के जीरो पर। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है कि जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज क्लियरली विजिबल, इज क्लियरली विजिबल, तो हमेशा जो एरर होगी वो पॉजिटिव एरर होगी। इसका देखो मतलब क्या होता है, अगर कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो अगर एक लीनियर स्केल तुमने ली, वही ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल, उसका जीरो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और मैंने मेजरमेंट करने की स्टिक उसके ऊपर रखी थी तो बाकी रीडिंग नहीं दिख रही है। जीरो साफ दिख रहा है, इसका मतलब आपने उस स्टिक की लेंथ को मेजर करने की शुरुआत जीरो से नहीं की ना। तो फाइनल रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी? ऑब्वियसली कम आएगी, ज्यादा आएगी। तो हम ऐसी एरर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। अपने दिमाग में ये रखो कि फाइनल रीडिंग जो होती है, जो आपको मिलेगी, वो हमेशा क्या होगी बच्चों? रीडिंग
विदाउट जीरो एरर माइनस जीरो एरर। मतलब बिना जीरो एरर के जो भी रीडिंग आपने निकाली है, जो कि कहां पे निकाली है, अभी अभी जो हम समझ रहे थे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फाइनल रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ये सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो क्या होगा, ये एक्चुअली आपकी रीडिंग में ऐड हो जाएगी। और यहां पर देखो ध्यान से, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रेफरेंस लाइन है इसमें जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल। आपको मेन स्केल का जीरो नहीं दिख रहा है, कहां छुपा हुआ है, सर्कुलर स्केल के पीछे। ऐसे सिचुएशन में हम एरर को क्या बोलेंगे बच्चों, नेगेटिव एरर। मतलब जो जीरो रेफरेंस लाइन है, आप तो उसके पहले से लेंथ मेजर करना शुरू कर रहे हो ना, तो ये लेंथ जब भी निकालोगे तो हमेशा कम आएगी। तो जीरो एरर को उस फाइनल रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि एरर, जीरो एरर जब भी निकालोगे तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी मैथमेटिक्स अपना काम खुद करेगी। अगर जीरो एरर पॉजिटिव आई तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अगर जीरो एरर नेगेटिव आई तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस होगा और आपकी फाइनल रीडिंग के लिए रीडिंग में वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहां हम गलती कर रहे होते हैं। जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे मैंने कुछ PYQs लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चंस में हर जगह तुम देखोगे कि जीरो एरर की भी बात हो रही है साथ में, इसीलिए समझना जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, हम लोगों ने क्या बातें की। देखो, सबसे पहले हमने स्क्रू गेज के लिए कि स्क्रू को समझा कि पिच किसको बोलते हैं। 360 डिग्री घुमाने पे स्क्रू जितना आगे बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड पिच। हमने इसको डिविजन्स में डिवाइड किया, 100 डिविजन्स कर दिए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि लीस्ट काउंट का मतलब हमेशा क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ऐसा ही एक स्क्रू लगा होता है हमारे स्क्रू गेज में, इसको हम रोटेट कर रहे होते हैं, यहां से ये आगे बढ़ेगा, हमारा वायर इसके बीच में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जब तब मेन स्केल रीडिंग देखेंगे जितना विजिबल होगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब है रेफरेंस लाइन या ग्रेजुएशन लाइन के सामने कौन सा डिवीजन है, तो वो अपना रीडिंग हो जाएगी। और फाइनल रीडिंग जब भी आपको कैलकुलेट करनी है, लीस्ट काउंट के लिए पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कर दोगे, एंड द फाइनल रीडिंग इज गोइंग टू बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। हाँ, अब हम इसमें माइनस कर सकते हैं जीरो एरर को, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये अब कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। फिर हमने समझा जीरो के एरर कहते किसको हैं। अगर आपको मेन स्केल का जीरो क्लियरली विजिबल है तो आपकी जो भी फाइनल रीडिंग आएगी, जीरो एरर यहां पर पॉजिटिव होगी, फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आपको मेन स्केल का जीरो विजिबल नहीं है तो ऐसे में आपकी नेगेटिव जीरो एरर होगी, और क्योंकि आप फाइनल रीडिंग निकालने के लिए अपनी रीडिंग में से माइनस करते हो जीरो एरर को, तो यहां पे माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो आपकी जीरो एरर आपकी फाइनल रीडिंग निकालने के लिए रीडिंग में ऐड हो जाएगी। ये बात अगर हम ध्यान में रखते हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना सबको क्लियर है ना। अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करेंगे कि आखिर मेथड क्या होता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रीड करो सब लोग, मैं भी पढ़ता हूं। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। तो इन्होंने हमको एक इंपॉर्टेंट बात बता दी कि पिच कितनी है, और यह बता दिया कि यहां पर कितने डिविजन्स हैं। थोड़ी देर रुके यहां पे, मतलब क्वेश्चन ने यह बताया कि 360 डिग्री रोटेट करने पर आपका स्क्रू कितना आगे बढ़ता है और कितने डिविजन्स हैं। तो क्या निकाल सकते हैं हम यहां पे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट अगर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हमेशा होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो जरा डिवाइड करके देखते हैं, पिच कितनी है 1 mm, और मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया,
So I am getting 0.01 mm. Now this is least count of our instrument. ठीक है, तो यहां तक की तो बात क्लियर हो गई. आगे बढ़ते हैं. In measuring the diameter of a sphere, okay, तो हम किसी स्फीयर का डायमीटर निकालना चाहते हैं. There are 6 divisions on the linear scale clearly visible and 40th division on the circular scale coincide with the reference line. Find diameter of the sphere. Okay, तो पिच क्योंकि हमको बताई गई है, तो पिच का मतलब तो हो गया कि ये हमारे मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो जाएगा. तो जब आपको फाइनल रीडिंग लेनी है, देखो अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन ने कहीं भी जीरो एरर का कोई जिक्र नहीं किया है, तो हमको उस तरफ कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको बहुत डायरेक्टली रिजल्ट निकालना है. तो अगर आप फाइनल रीडिंग निकालना चाहोगे तो इसका मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग. अब ये कैलकुलेशन करके देखें. मेन स्केल रीडिंग बच्चों कितनी आएगी? आपको दिख रहा है 6 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल, तो यहां पे 6 mm तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि पिच कितनी है 1 mm के बराबर. अब हमने लीस्ट काउंट बच्चों कैलकुलेट कर लिया है जो कि 0.01 mm है. इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग से. 40th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, तो आप यहां पर 40 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 6 प्लस, यहां साफ साफ दिख रहा है जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.4 mm. तो अपने पास रिजल्ट आ गया 6.4 mm. ये अपना फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, तो हमको करना क्या था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ एक एग्जांपल है हाउ टू अप्लाई अवर कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है बच्चों वो यही है कि जब आपको कैलकुलेशन करनी है, मेन स्केल रीडिंग तो बहुत डायरेक्टली लिख देना है. सर्कुलर स्केल रीडिंग जब हम लिखेंगे तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके यहां पर ऐड कर देंगे मेन स्केल रीडिंग में. तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा. अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं और इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर जीरो एरर की हो सकता है बात हो रही हो. ठीक है, देखो इसको पढ़ के देखते हैं. मैं पानी पीता हूं थोड़ा. ओके, तो अपना क्वेश्चन ये कह रहा है द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm. तो पहला ध्यान इस चीज पे जाएगा, पिच हमको दी हुई है एंड देयर आर 100 डिविजन्स. तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन की तरह बहुत सिमिलर चीज हो गई ना. अगर मैं यहां पर भी लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लूं तो कितनी वैल्यू आएगी? अवर लीस्ट काउंट इज गोइंग टू बी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना. पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? पिच की वैल्यू तो 1 mm है और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए 100, तो ये वैल्यू 0.01 mm हो गई. तो ये हमारी कैलकुलेशन है सिंपल सी. लीस्ट काउंट अगर हमको दिया हुआ है ना और नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है तो इतना तो कर सकते हैं. अब देखो व्हेन द फेसेस ऑफ द स्टड्स टच ईच अदर, जब भी ये सिचुएशन दी जाती है आपको ये बोला जाता है कि जो स्टड्स हैं, स्टड्स मतलब वो जो स्पिंडल से जो जॉस थे वो आपस में आके टच हो गए, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं है. तो जब भी ये स्टेटमेंट दिया जाएगा ये जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए है. 32nd division of the circular scale coincides with the reference line. When a glass plate is placed between the studs, the linear scale reads 4 divisions and circular scale reads 16 divisions. Find the thickness of the glass plate.
एक इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में इन्होंने बताई है यहां पर, जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन फ्रॉम सर्कुलर स्केल व्हेन द स्टड्स टच ईच अदर। बच्चों मैं चाहता हूं कि तुम लोग बताओ इसका मतलब क्या निकला। जब स्टड्स एक दूसरे को टच कर रहे थे तो क्वेश्चन ये कह रहा है जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन। जीरो आपको क्लियरली विजिबल था, और अगर आपको जीरो दिखाई दे रहा था बच्चों, तो बताओ कैसी एरर है, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। देखो यहां पे चले, जीरो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये कैसी एरर है, पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो अब आपको यहां पे सारी चीज पता चल गई। अब अपनी कैलकुलेशन में हमको क्या करना है, अगर मैं रीडिंग कैलकुलेट करूं तो ये रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे होगे। पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस हैं जेई मेंस में, नीट में, जिनमें इन्हीं बातों का इस्तेमाल हो रहा है। इतना अगर आप सीख जाते हो तो उन सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों, कोई बता सकता है। When a glass plate is placed, the linear scale reads 4 divisions। मतलब मैं यहां पर इजीली 4 mm बोल सकता हूं। लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, और इसको सर्कुलर स्केल की रीडिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कितने हो गए 16 डिविजन्स, माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर के लिए आपको उस स्टेटमेंट पे जाना है जिसमें यह बोला गया है कि यहां पर स्टड्स जब टच कर रहे हैं 32nd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। तो आप क्या लिखोगे, 32 मल्टीप्लाइड विद। बच्चों जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब स्टड्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को उस समय सर्कुलर स्केल पे 32nd डिवीजन दिख रहा है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जीरो एरर आ गई। और तुम लोग ये जानते हो कि ये एरर कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट तो करना ही है ना, तो अब आपको रीडिंग क्या मिलेगी बच्चों, 4 प्लस 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 माइनस 0.32। तो हमको क्लियरली ये दिखने लग गया कि यहां पर जो जीरो एरर की वैल्यू है वो बड़ी है सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है उससे, तो 4 माइनस 0.16 आ जाएगा। तो 4 माइनस 0.16 कितना हो जाएगा बच्चों, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं सब लोग। देखो इस सब में ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब आपको मिल जाएगा 3.84 mm। ये हमने कुछ आंसर कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है बच्चों अच्छे से कि जीरो एरर के साथ थोड़ा केयरफुली देखोगे कि ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव है ना। ये ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। कैलकुलेशन से पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम लोग टाइम लगाओ यार, थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ इसमें, और मुझे लगता है बड़ी आसानी से कर लोगे तुम लोग इसको। ठीक है, ट्राई करो इसको। क्वेश्चंस थोड़े से कई बार बड़े से लगते हैं देखने में, मगर ये क्वेश्चंस होते बहुत आसान है, बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। The pitch of a screw gauge having 50 divisions, तो मेरे लिए तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी, on its circular scale is 1 mm। तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, जो कि बहुत इजीली किया जा सकता है ना। लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी
अगेन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए ना, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच कितनी है बच्चों? ऑब्वियसली 1 mm डिवाइडेड बाय 50 कह सकते हैं। तो ये लीस्ट काउंट कितना आ गया यहां पर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/100 mm या फिर 0.02 mm। तो यहां पर हम लोगों ने लीस्ट काउंट की मदद से ये कैलकुलेट कर दिया कि पिच कितनी है। ठीक है, उल्टा बोल रहा हूं, हमको पिच दी हुई थी तो उसकी मदद से हमने कैलकुलेट कर दिया कि लीस्ट काउंट कितना है। देखो लीस्ट काउंट अगर हमको पता है तो अब आगे की कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब ये जीरो एरर की बात कर रहे हैं फिर से। thus zero of the circular scale lies 6 divisions below the line of graduation. Okay, when a wire is placed between the jaws, 3 linear scale divisions are clearly visible while the 31st division of the circular scale coincides with the reference line. Find diameter of the wire. तो चलो डायमीटर निकालते हैं। अपना स्टैंडर्ड ये है कि हमको लिखना है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों? 3 लीनियर स्केल डिविजन्स क्लियरली विजिबल थे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर तो 1 mm इसका है ही, तो आप यहां पे 3 mm लिख सकते हो। लीस्ट काउंट हमने निकाला है 0.02। सर्कुलर स्केल के कितने डिविजन्स हैं? 31st, तो यहां पे 31 आ जाएगा। इजी काम। माइनस जीरो एरर के लिए लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जब हमने ये देखा कि दोनों जॉज स्क्रू गेज के कांटेक्ट में हैं, तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन्स बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। इसका मतलब 6 यहां पर रीडिंग ऑलरेडी थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल रहा है? 0.62 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा? 0.12। तो मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर हो गया ना, आसानी से लिखा जा सकता है इसमें। तो आप क्या करोगे? 3.62 माइनस 0.12, तो ये 3.50 आ जाएगा mm में। ठीक है, तो ये डायमीटर हो जाएगा हमारे वायर का। कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है किस तरीके से करनी है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उसी से सारी कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को फिर से ट्राई करना है ना? करो, इसको पढ़ो आराम से। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑफ द स्क्रू गेज is 2 mm in 4 rotations. चलो तुम लोग करो, मैं फिर करता हूं इसके बाद। करें, सॉल्व करें। देखो, the distance moved by the screw of the screw gauge is 2 mm in 4 rotations, है ना? तो पहले तो ये समझ में आ गया कि पिच कितनी है। अगर पिच कैलकुलेट करेंगे यहां पर तो कितनी आ रही है बच्चों? 2 mm मूव करता है 4 रोटेशंस में, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मुझे ये पता चलेगा कि एक रोटेशन में ये कितना मूव करता है। तो ये वैल्यू सबको दिख ही रहा है, 0.5 mm आ रही है। तो अब हमको पिच मालूम है एंड देयर आर 50 डिविजन्स। इसका मतलब यह हुआ कि लीस्ट काउंट जब निकालोगे
जो कि फिर से मैं लिख रहा हूं पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स है। तो आपको मिल रहा है कि पिच कितनी आ गई 0.5 mm। इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं नंबर ऑफ डिवीजन से, जो कि 50 डिवीजन है यहां पर। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/100 mm। इसका मतलब 0.01 mm। ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना लीस्ट काउंट होगा। क्वेश्चन है तो वही जैसे आप कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टेस्ट ये करना चाह रहा है कि क्या आपको पिच की प्रॉपर डेफिनेशन पता है, क्या आपने फंडामेंटल से सीखा हुआ है। अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो बड़ी आसान बात है लीस्ट काउंट निकालना। यहां पर भी आगे बढ़ते हैं। When nothing is put between its jaws, again they are talking about zero error. 20th division of circular scale coincides with the reference line, and zero of the linear scale is hidden from the circular scale. इस बार जीरो आपको नहीं दिख रहा है, तो ये किस टाइप की एरर है बच्चों? यहां से ये समझ में आया दैट दिस इज अ नेगेटिव एरर, है ना। और अगर नेगेटिव एरर है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझना है हमको। तो हम लिखेंगे रीडिंग आपको जो फाइनली मिलने वाली है, दिस विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। फॉर्मूला अपना चेंज होने वाला नहीं है, यहां पर जीरो एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा द जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज हिडन। ये बात हुई। व्हेन अ प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज मेन स्केल रीड्स 2 डिविजन्स। मतलब 2 डिवीजन का मतलब ये हो गया आपको पहले ही पिच पता चल चुकी थी, तो आप 0.5 mm की पिच अगर रखते हो और 2 डिवीजन हमको मेन स्केल में दिख रहे हैं, तो एक डिवीजन का मतलब है 0.5 mm, 2 डिवीजन का मतलब कितना हो गया, दिस विल बी 1 mm। ठीक है, पहले तो इसको दिमाग में रखो अच्छे से। पिच का मतलब हुआ कि मेन स्केल पे एक रोटेशन के बाद कितना आगे बढ़ा होगा, और वही मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो जाता है बच्चों। तो आपने क्या किया, 1 mm मतलब 0.5 mm मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ डिविजन्स विजिबल ऑन द मेन स्केल, प्लस लीस्ट काउंट तो हम निकाल चुके हैं 0.01 है। सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। व्हेन नथिंग इज पुट 20th डिवीजन था, और बाद में भी यही बात हो रही है। मेन स्केल रीड्स 2 डिवीजन स्केल, सर्कुलर स्केल रीड्स 20 डिवीजन्स, तो यहां 20 से ही मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी 0.01 इंटू 20 ही आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर भी 20 डिवीजन की बात हो रही थी। कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि ये जो जीरो एरर है ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कैंसिल होकर आंसर 1 mm दे सकते हैं ना बच्चे, मगर वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां की जीरो एरर नेगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया पॉजिटिव। तो आपको आंसर मिलेगा 1 mm प्लस, यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 0.2 प्लस 0.2, तो आपका आंसर होगा 1.4 mm। इसीलिए जीरो एरर का ध्यान रखने की जरूरत है। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से पढ़ो कि जीरो विजिबल था या नहीं। कुछ क्वेश्चंस में ना पिक्चर दी जाती है, तो उस पिक्चर को देख के भी इस बात को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हमको स्क्रू गेज पे। कॉन्सेप्ट टाइप आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे क्या है, और एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए, क्वेश्चंस की वैरायटी कितनी होती है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने दिमाग उतने टाइप के मल्टीप्लाइड विद 1000 lakhs क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओगे तो हर क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये कहानी यहां खत्म नहीं करनी है, इसको आगे बढ़ाना है। स्क्रू गेज अगर तुमने पढ़ लिया, तुमको लगता है समझ में आ गया, तो अपने PYQs में से, अपने पैकेजेस में से, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में से क्वेश्चंस निकालो स्क्रू गेज के, उनको सॉल्व करके देखो। तो आज की क्लास में जैसे मैंने मान लो 4 क्वेश्चंस करा दिए, 5 क्वेश्चन करा दिए, आप लोग अपनी तरफ से उन 5 क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चंस ट्राई करो, तब कहीं जाकर के हम समझ पाएंगे चीजों को अच्छे से ना। ठीक है, अब अगला अपना जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर।
ये जो इंस्ट्रूमेंट है काफी हद तक रीडिंग लेने का तरीका वैसा ही है जैसे हम स्क्रू गेज में पढ़ रहे थे। देखो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें दो स्केल्स हैं। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये मूवेबल होता है जबकि ये जो स्केल आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और ये फिक्स्ड स्केल होती है बच्चों, ये मूव नहीं कर सकती, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड होती है। तो ये स्केल अगर फिक्स्ड है इसको आप स्लाइड कराओगे, ये जैसे स्क्रू है इसको थोड़ा प्रेस करोगे तो ये इजीली स्लाइड करता है इसके ऊपर। वर्नियर स्केल ये वाली स्केल है जो यहां दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, और ये तो मेन स्केल हो ही गई। फिर से आपको मान लो किसी सिलेंडर का डायमीटर निकालना है, तो आपने क्या किया, उस सिलेंडर को उठाया और यहां कहीं फिक्स कर दिया बीच में। इसके जो जॉज दिख रहे हैं इनके बीच में हम सिलेंडर को रख देते हैं ऐसे, जिसका भी डायमीटर आपको निकालना है। तो आपने सिलेंडर को यहां पर रखा, फंसा दिया, और फिर आप रीडिंग लेना शुरू करते हो। जो मेथड है वो काफी हद तक वैसा ही है जैसे हम स्क्रू गेज की बात कर रहे थे। देखो जहां से ये स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, ये मूवेबल वर्नियर स्केल शुरू हो रही है, उससे पहले देखो आपको मेन स्केल पे कितना दिखाई दे रहा है। मुझे यहां पे 1 के बाद 3 डिविजन्स और दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 1.3। आपको मेन स्केल पे रीडिंग वहीं तक देखनी है जहां तक क्लियरली विजिबल है बच्चों, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको क्या देखना होता है, वर्नियर स्केल में कुछ डिविजन्स हैं। वर्नियर स्केल के डिविजन्स जो होंगे उनमें कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली मैच करता है इस तरीके से। या ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक के ऊपर एक, इस तरीके से मैच होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्नियर स्केल की रीडिंग लोगे। तो रीडिंग कैसे लेते हैं इससे आंसर नहीं आ जाता है। सबसे पहले आप लीस्ट काउंट की बात करो। तो हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जैसा कि हमने स्क्रू गेज में किया, आपका ध्यान मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग पे तो होगा ही, मगर आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं यहीं पे बता देता हूं। जब भी आपको लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका जो भी डिफरेंस आएगा उसी को हम लीस्ट काउंट बोलेंगे। 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में कितना अंतर है, इसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं अभी। मैं यहां पे समझाता हूं। सपोज सिचुएशन ये है, यहां पे तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने की बात हुई है। देखो मेन स्केल की रीडिंग लेना आसान है। जैसे मान लो कोई लाइन है AB, मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, तो ये यहां से लेके यहां तक आपको 1 तक क्लियरली विजिबल है। 1 के आगे अगला डिवीजन आपको नहीं दिख रहा है, वो वर्नियर स्केल के पीछे छुपा होगा। तो आपको जहां तक क्लियरली विजिबल होगा यहां तक, इसको हम बोल देंगे मेन स्केल रीडिंग। फिर आपको देखना है कौन सा डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहा है। क्या ये दोनों डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक के ऊपर एक तो नहीं दिख रहे ना। मुझे ये वाला डिवीजन्स हैं जो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो मैं कहूंगा कि जो 5th डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, ये परफेक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ। तो मेरे वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 5। और फिर से जब मुझे फाइनल रीडिंग निकालनी होगी बच्चों, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा, फाइनल रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर।
ये आपका तरीका होगा और आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो हमने स्क्रू गेज के लिए यूज किया है, वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहां पर वर्नियर कैलिपर के लिए। तो आपको मिलेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। ये करके हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। देखो मेन स्केल रीडिंग तो एज इट इज लिख देनी है, लीस्ट काउंट निकालना मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग, और 0 एरर यहां पर भी पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। और फंडामेंटल वही है बच्चों, अगर आपको 0 क्लियरली विजिबल है तो पॉजिटिव एरर मिलेगी, और अगर आपको 0 छुपा हुआ दिख रहा है वर्नियर स्केल के पीछे तो एरर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिमाग में इसको अच्छे से ध्यान से रख ही लो दोनों में। इफ 0 इज क्लियरली विजिबल, 0 किसका? मेन स्केल का, then 0 error is positive. But if 0 of is not clearly visible, then 0 error is negative. तो जो मेन स्केल का 0 है वो बड़ा मेन है यहां पर, है ना, तभी से 0 एरर का पता चलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं बच्चों इस बात को। आपको फॉर्मूला तो वही मिल गया, तो पहला ध्यान इस बात पे जाएगा कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है जो मूवेबल स्केल है, और वो मैच कहां पर कर रहा है उससे निकालोगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तभी हम सीख रहे होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर मतलब क्या है। देखो पहले पढ़ लो, सब लोग पढ़ो आराम से। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। ठीक है, तो मेन स्केल के लिए लीस्ट काउंट बता दिया गया है, मेन स्केल के एक डिवीजन का मतलब बता दिया है। इन्होंने ये बोल दिया हमको कि जब आप 1 MSD निकालोगे तो इसका मतलब होगा 1 mm। ठीक है, इट इज क्लियरली रिटन। आगे देखते हैं। एंड 10 वर्नियर डिविजन्स कोइंसाइड्स विद मेन स्केल 9 मेन स्केल डिविजन्स। मतलब अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो क्वेश्चन के हिसाब से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब और 9 मेन स्केल डिवीजन का मतलब लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। तो बच्चों यहां से हमेशा आप क्या करोगे, 1 VSD की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि यहां पे 9/10 आ रही है, 9/10 MSD। और जैसे ही ये करोगे अब आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है यहां पर तो वैल्यू क्या होगी, लीस्ट काउंट के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD करना होता है। तो मैंने कहा 1 MSD में से 1 VSD माइनस करना है, लेकिन एक VSD का मतलब कितना हो गया, 9/10 MSD। तो लिख देते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये 1/10 MSD आ गया। लेकिन 1 MSD का मतलब क्या था, 1 mm। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 0.1 mm। दिस इज लीस्ट काउंट। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो पहला काम अपना यही होगा कि हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लें। तो बच्चों इसकी हेल्प से हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। While measuring the length of a line, zero mark of the vernier scale lies between 10.2 and 10.3 सेंटीमीटर। तो आपकी रीडिंग क्या होगी, 10.2 या 10.3? आप 10.2 और 10.3 के बीच में देख पा रहे हैं, तो 10.2 तो श्योरली है मगर 10.3 नहीं है। तो आपको यह दिखाई देना चाहिए बच्चों कि आपके मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 10.2 सेंटीमीटर। आप मेन स्केल के बारे में सिर्फ इतना ही बोल सकते हो, इससे ज्यादा
कमेंट हम नहीं कर पाएंगे, 10.2 mm बोलेंगे उसको, सॉरी सेंटीमीटर। अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन। थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब अब मैं आगे की कैलकुलेशन जब करूंगा, जब मुझे फाइनल रीडिंग निकालनी है, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना निकाला? 0.1 mm मल्टीप्लाइड विद वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि 3 आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.2 प्लस 0.3, दिस इज गोइंग टू बी 10.5 सेंटीमीटर। हां, एक बात का ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में दिख रहा है बच्चों, और ये क्या है? mm में। तो आपको ये 0.3 mm मिला है। ये गलती मैं जो कर रहा था ना, ये होती है। तो ध्यान क्या देना है, ये 0.3 mm है। जो भी लीस्ट काउंट की यूनिट होगी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो यूनिट प्रिवेल करेगी। तो यहां पे 0.3 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10.23 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये गलती टीचर से भी और बच्चों से भी हो जाती है। वो एक अलग बात है कि टीचर की गलती सुधारी जा सकती है, बच्चे एग्जाम में करते हैं तो मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये अपना आंसर हो गया। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन की हेल्प से एटलीस्ट ये समझे होगे कि जब हम बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर की, तो कैसे हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं समझता हूं कि थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, पेशेंटली पढ़ते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। पढ़ने का टाइम मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, खुद से पढ़ो, समझो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, वो खुद से पढ़ के कितना समझ में आ रहा है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए मैं क्वेश्चन को तुरंत समझाना शुरू नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड करो, अपने दिमाग को मौका दो कि वो कितना समझ पा रहा है, फिर हम सॉल्व तो करेंगे। चलो भाई, तो कैलकुलेशन देखते हैं यहां पर क्या होगी। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 mm इन 10 डिविजन्स। मतलब एक डिवीजन का मतलब कितना हो गया? 1 mm। 1 MSD इज इक्वल्स टू 1 mm। ठीक है, 10 divisions of the vernier scale coincides with 9 divisions of the main scale. 10 VSD is equals to 9 MSD। फिर से वही 1 VSD मतलब 9/10 MSD। जब लीस्ट काउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 MSD minus 1 VSD. So you can write 1 minus 9/10 MSD. और ये 1/10, 1 MSD मतलब 1 mm था, तो ये फिर से 0.1 mm आ गया। तो प्रोसीजर वही है। क्वेश्चंस में यार वैल्यूज अलग अलग दी जा सकती है ना बच्चों, तो जब क्वेश्चन अलग अलग वैल्यूज दे सकता है तो लीस्ट काउंट ऐसा नहीं है कि कोई ये सोच ले कि ये तो हमेशा 0.1 mm आता है, क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां तक तो लीस्ट काउंट की बात थी। When the two jaws of the caliper touch each other, इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या लग रहा है, किसकी चीज की बात होने जा रही है? जीरो एरर की। The fifth division of the vernier scale coincides with 9 main scale divisions and the zero of the vernier is to the right of zero of main scale। इसकी बात करते हैं। The zero of the vernier is to the right of zero of main scale। मतलब जो मेन स्केल का जीरो है वो क्लियरली विजिबल है बच्चों। जीरो ऑफ मेन स्केल इज क्लियरली विजिबल। और जब भी ऐसा होता है बच्चों तो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव।
इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जीरो एरर यहां पर डेफिनेटली पॉजिटिव आ रही होगी। अब अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो हमको तो सब्ट्रैक्ट करना ही होगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी रहेगी अपनी। तो आप लिख सकते हैं फाइनल रीडिंग, यहां पर लिख करके देखते हैं। जो फाइनल रीडिंग है दैट इज गोइंग टू बी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों? व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 3.2 आपको विजिबल नहीं होगा, आपको केवल 3.1 तक विजिबल होगा ना। तो हम यहां पर लिखेंगे 3.1 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखना, लीस्ट काउंट अपना mm में है, ओके। एंड द फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पर तो आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड विद वर्नियर स्केल डिवीजन। कौन सा मैच कर रहा था बच्चों? फोर्थ। जीरो एरर कैसे निकालते हैं? यहां पर आज लौट करके चलते हैं। द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजंस। तो आप यहां पे लिखोगे -0.1 इंटू, यहां पे ध्यान रखना mm है, 0.1 इंटू, क्योंकि यहां पे फिफ्थ डिवीजन की बात हुई तो ये माइनस करोगे, ये भी mm में आएगा। और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्शन ही रहेगा। तो यहां पर ये बात बन जाती है 3.1 प्लस, बच्चों ये 0.4 mm आ रहा है, जिसका मतलब 0.04 सेंटीमीटर है, माइनस यहां पर कितना मिल रहा है? 0.05। तो भाई ये फाइनल आंसर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ रहा है क्या? नहीं, ये जो वैल्यू है 3 नहीं बन रही है। जब 3.1 लिख ही रहे हो, आपने सब्ट्रैक्ट किया, सबको दिख गया कि 0.01 इसमें से हटा देना है, तो आपको मिलेगा 3.1 माइनस 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। 3.09 आपको वैल्यू मिल जाएगी सेंटीमीटर में। हमको हमेशा जीरो एरर पे ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे अप्रोच करना है, दिमाग में एकदम क्लैरिटी के साथ रखना है इस बात को। तो मुझे लगता है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चंस हमको मिलते हैं बुक्स में, इनको कर पाओगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यू उठा लो, मेंस के नीट की कर रहे हो तो अगेन पीवाईक्यू उठा लो। देखो कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे बैठ करके एक बार में कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और सारे बैठ करके एक साथ कर लो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में आता रहेगा, है ना। सिर्फ टीचर की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बच्चों की होनी जरूरी है ना बच्चों। ये बात समझ चुके हैं सब बच्चे। तो 11th खत्म होते होते अगर हम ये सीख गए हैं कि मेरी प्रैक्टिस से मेरा इंप्रूवमेंट होगा, मेरे मार्क्स आएंगे, मेरी रैंक आएगी, तो बस आगे का सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि टीचर जितनी मेहनत करेगा उतनी मेरी रैंक इंप्रूव होगी। आपकी रैंक आपकी मेहनत से इंप्रूव होती है, टीचर गाइड करने के लिए होता है बच्चों। दोनों में बहुत अंतर है ना। तो चलो आगे समझते हैं। तो हमने इतना समझ लिया, इतनी कंडीशंस देख ली, तो अब हमारे सामने ये है कि हम अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर सीख चुके हैं। हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात की और अब हमको डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ जाना है। तो आज की क्लास में जो टाइम बचा हुआ है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए। कैसे किया जाता है, तो पहले मैं डायमेंशंस के बारे में समझाता हूं। देखो डायमेंशंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है।
हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 7 क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका है। हमने क्या किया, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको कुछ सिंबल्स दे दिए। जैसे मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे, एम्पियर्स के लिए कैपिटल ए यूज कर लेंगे, केल्विन के लिए के या थीटा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी को कुछ लेटर से रिप्रेजेंट किया और उन लेटर्स की कुछ पावर्स हम रखेंगे ताकि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट है बच्चों मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड भी लिख सकते हो। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? मीटर लेंथ, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? सेकंड। जब भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको हमेशा दिमाग में ये लाना है कि या तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको क्लियर हो या फिर कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो रिलेट करता है। जैसे अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है, एवरेज वेलोसिटी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो वहां से भी तो मुझे डायमेंशंस मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अगर वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया और यहां पर मैंने कुछ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा दिए, तो फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा? लेंथ अपॉन टाइम। जैसा मैं कह रहा था, लेंथ को मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम को टी से, तो टी की पावर -1 आएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, मास भी लिख रहे हैं तो मास की पावर 0 कर देते हैं, जस्ट शोइंग दैट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट्स यहां पर लगा देंगे। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट करके और उनकी कुछ पावर्स लिख करके, तो इस पूरे फॉर्मूला को हम बोलते हैं, दिस कंप्लीट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो पावर्स आपको दिख रही है ना, 0, L की पावर 1, T की पावर -1, इन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो ये जो 0, 1, -1 दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। और ये पूरा फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी के लिए मेरे ख्याल से सब लोग लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का मेथड हो गया, ये तरीका हो गया, तो आप कैसे लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला? सपोज मैं यहां पर लिखना चाहता हूं एक्सेलरेशन के लिए, बच्चों ये वो टर्म्स हैं जो तुम जानते हो, और अब तक ये समझ गए होगे कि जो टर्म पता ही नहीं है, जिसका फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं करना है। ओवर द टाइम जब 11th और 12th में सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लोगे तो बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम dv बाई dt लिखते हैं, या एवरेज एक्सेलरेशन लिखना है तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम लिख देंगे। तो आपको दिख रहा है कि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहीं से डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो ये हो जाएगा मीटर मतलब लेंथ, t की पावर -2, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है ना, मगर फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m, और एक्सेलरेशन के लिए तो LT-2 है ही। आपने इन दोनों को कंबाइन किया और पता चल गया कि फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT-2। आसानी से रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, है ना। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मान लो एनर्जी के लिए, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, एनर्जी को क्या लिखते हैं?
रिलेट करो, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जानते हो, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, एक और लेंथ आ जाएगी, इट विल बी ml2t-2। इस तरीके से लिख देंगे, है ना। सेम वे में जब आगे बढ़ते हैं, कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताओ। जब तुम लोग 11th में नए नए आए थे, उस समय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछना बेवकूफी थी, क्योंकि ना तो तुम उसको जानते हो क्वांटिटी को, ना ही उसका फॉर्मूला जानते हो। लेकिन अब जब 11th ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, तो इस क्वांटिटी को जानते हो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला जो तुम अच्छे से जानते हो, कोई भी चलेगा। हमने स्टोक्स फोर्स पढ़ी। स्टोक्स फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये जो विस्कस फोर्स है, इसको हम -6π-η r/v लिखते हैं। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो चलो, फॉर्मूला तो मुझे याद आ रहा है कि विस्कस फोर्स को कैसे लिखा जाता है। तो ऐसा करें, ईटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? फोर्स डिवाइडेड बाय r इंटू वेलोसिटी। 6π मैटर नहीं करता, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, उसके कोई डायमेंशंस नहीं है। तो मैं ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखूंगा तो मुझे फोर्स का मालूम ही है, mlt-2। यहां पे देखा हुआ है सबने, फोर्स के लिए हमने लिखा था mlt-2। रेडियस बच्चों, रेडियस तो लेंथ है ना, तो l लिखोगे। और वेलोसिटी के लिए सब बच्चे जानते हैं lt-1 लिखा जा सकता है। एक लेंथ कैंसिल हो गई, तो क्या बचा बच्चों? m l-1। देखो t ऊपर जाएगा तो पावर -1 बचेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना पूछ लिया जाए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर दोगे बच्चों, बहुत आसानी से। जैसे चलो मैं आपसे पूछता हूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का बताओ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आ तो रहा होगा बच्चों। जब भी हम लिखते हैं एनर्जी, मान लो किसी फोटोन की एनर्जी लिख रहे हैं, एचसी ओवर लैम्डा, समझ में आता है? कई बार हम वेवलेंथ ही लिख रहे होते हैं। एचसी ओवर लैम्डा इज एनर्जी बच्चों। तो एच किसके बराबर हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। दिख रहा है सबको? तो लैम्डा क्या है? लैम्डा तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ। एनर्जी के लिए ml2t-2 आएगा। और c क्या है? लाइट की वेलोसिटी, lt-1। तो यहां पे लिख दोगे lt-1। ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ml2, और ये ऊपर जाएगा t⁻⁻1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सारी कैलकुलेशन आसान है बच्चों, है ना। फॉर्मूला सोचना पड़ेगा क्या आ रहा है, किसका आप यूज करने वाले हो, ठीक है। इजीली बात बन जाएगी। तो देखो यहां पर अगर आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है, हर बुक में एक लिस्ट दी होती है ना, वो लिस्ट रटनी नहीं है। फिर से कह रहा हूं, आपको क्या रटना है, क्या समझना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। जो 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछूं तो शायद अभी नहीं पता होगा, लेकिन ओवर द टाइम जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लोगे, कैपेसिटेंस पढ़ लोगे, तो आपको डेफिनेटली वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। फॉर्मूला जैसे ही पता चला, आप कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को लेकर के। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, हम डायमेंशनल एनालिसिस कैसे कर रहे होते हैं, ये कैलकुलेट करना हमको प्रॉपरली सीखना है। चलो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, सब बच्चे जानते हैं कि फोर्स क्या होती है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सबने ग्रेविटेशनल फोर्स तो अच्छे से पढ़ी हुई है ना। तो बच्चों यहां से अगर g लिखोगे तो ये वैल्यू आती है f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। बस यहां से बात बन गई। अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का सब जानते हैं बच्चों, mlt माइनस 2 होता है। जब मैं आर स्क्वायर लिखूंगा तो एल स्क्वायर लिखूंगा, नीचे मास इंटू मास है तो m का स्क्वायर आएगा। आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको क्या मिलेगा, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी, l क्यूब हो गया और t की पावर -2 रह गई। आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इजीली कर सकते हैं। अब जैसे आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हम निकाल रहे होते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का जब हमको मेजर करना होता है तो कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे बड़ी चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है बच्चों, पहले इस पे ध्यान देते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग क्वांटिटीज का हम डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। लेकिन अगर आपको दो क्वांटिटीज को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, ये जरूरी बात है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 ऑरेंजेस प्लस 4 ऑरेंजेस इक्वल टू 6 ऑरेंजेस, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 2 ऑरेंजेस प्लस 4 एप्पल्स इक्वल्स टू 6 एप्पल्स या ऑरेंजेस। आप जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा दोनों की यूनिट्स, दोनों के डायमेंशन सेम होने जरूरी है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। मतलब आप दो क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो और उनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो चलेगा, लेकिन आप सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते अगर डायमेंशंस अलग अलग हैं। क्लियर है? एक और बात, अगर डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर डायमेंशंस डिफरेंट है तो पक्का नहीं कर सकते। जैसे मैं टॉर्क और एनर्जी की अगर बात करूं तो बच्चों एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा ml2t-2। भाई टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं फोर्स को लिखूंगा mlt-2, r का मतलब l हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, ml2t-2। क्या मैं टॉर्क को और एनर्जी को ऐड कर सकता हूं आपस में? नहीं। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, इनको ऐड नहीं कर सकते हम लोग। टॉर्क टॉर्क के साथ ऐड हो सकता है, एनर्जी एनर्जी के साथ ऐड हो सकती है, आपस में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, टू फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted if and only if they have same dimensions, same dimensional formula। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमको इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, और उसमें ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत काम करता है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में मैं जो चाहता था वो हुआ है। मैं चाहता था कि डायमेंशनल फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करके आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक मैं ले जाऊं।
हम इसका जो एनालिसिस का पार्ट है वो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास से जो टेक अवे है सबसे बड़ा, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन अब आपसे बनने चाहिए। तो इस क्लास को एक बार रिवाइज करो, नोट्स अपने रिवाइज करो, और फिर कम से कम हर बच्चे को जहां भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं 20, 25, 30 जो भी मिलते हैं उनको सॉल्व करके देखो। और अपने दिमाग में ये बात रखो कि आज मैंने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ा है, अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए आगे से। अगले 1-2 दिन में इसको अच्छे से खत्म कर देना है। आगे से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, एंड करते हैं।